नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कहानी का नाम है कवि और कविता। कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। तो आइए सुनते हैं कहानी कवि और कविता। राजमहल के सामने भीड़ लगी हुई थी। एक नवयुवक सन्यासी बीन पर प्रेम राग अलाप रहा था। उसका मधुर स्वर गूंज रहा था। उसके मुख पर दया और सहायता के भाव प्रकट हो रहे थे। स्वर के उतार चढ़ाव और बीन की झनकार दोनों ने मिलकर बहुत ही आनंदमय स्थिति उत्पन्न कर दी थी। दर्शक झूम झूम कर आनंद प्राप्त कर रहे थे। गाना समाप्त हुआ। दर्शक चौंक उठे। रुपए पैसे की बारिश होने लगी। एक एक करके भीड़ छटने लगी। नवयुवक सन्यासी ने सामने खड़े हुए पड़े हुए पैसों को बड़े ध्यान से देखा और आप ही आप मुस्कुरा दिया। उसने बिखरी हुई दौलत को एकत्रित किया और फिर उसे ठोकर मारकर बिखेर दिया। इसके पश्चात वह बीन उठाकर एक ओर चल दिया। राजकुमारी माया ने भी उस नवयुवक सन्यासी का गाना सुना था। दर्शक प्रतिदिन वहां आते और सन्यासी को ना पाकर निराश हो वापस चले जाते। राजकुमारी माया भी प्रतिदिन राजमहल के सामने दिखती और घंटों देखती रहती। जब रात्रि का अंधकार सर्वत्र अपना आधिपत्य जमा लेता तो राजकुमारी खिड़की में से उठती। उठने से पहले वह सर्वदा एक निराशाजनक करुणा में आह खींचा करती थी। इसी प्रकार दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। वर्ष समाप्त हो गया, परंतु युवक सन्यासी फिर दिखाई न दिया। जो व्यक्ति उसकी खोज में आया करते थे, धीरे धीरे उन्होंने वहां आना छोड़ दिया। वे इस घटना को भूल गए थे, किंतु राजकुमारी माया उस युवक सन्यासी को हृदय से ना भुला सकी। उनकी आंखों में हर समय एक चित्र फिरता था। होते होते उसने भी गाने का अभ्यास किया। वह प्रतिदिन अपने वन में जाती और गाने का अभ्यास करती। जिस समय रात्रि की निरवता में सोहनी की लय गूंजती तो सुनने वाले ज्ञान शून्य हो जाते। राजकवि अंगन शेखर युवक था। उसकी कविता प्रभावशाली और जोरदार होती थी। जिस समय वह दरबार में अपनी कविता गायन के साथ पढ़ता सुनाता तो सुनने वालों पर मादकता की लहर दौड़ जाती। शून्यता का वह राज्य हर ओर होता। राजकुमारी माया को कविता से प्रेम था। संभवतः वह भी अंगन शेखर की कविता सुनने के लिए विशेषता दरबार में आ जाती थी। राजकुमारी की उपस्थिति में अंगन शेखर की जुबान लड़खड़ाती। वहाँ ज्ञान शून्य सा खोया खोया हो जाता, किंतु उसके साथ ही उसकी भावनाएं जागृत हो जाती। वह झूम झूम कर उदाहरणों को सम्मुख रखता। सुनने वाले अनुरक्त हो जाते। राजकुमारी के हृदय में भी प्रेम की नदी तैरने लगती थी। उसको अंगन शेखर के कुछ प्रेम अनुभव होता था, किंतु तुरंत ही उनकी आंखें खुल जाती थी। युवक सन्यासी का चित्र उसके सामने फिरने लगता। ऐसे मौके पर उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते। अंगन शेखर आंसू भरे नेत्रों पर दृष्टि डालता तो स्वयं भी आंसुओं के प्रवाह में बहने लगता। उस समय यह शस्त्र डाल देता और अपनी जुबान से आप ही कहता, मैं अपनी पराजय मान चुका हूँ। कवि अपनी धुन में मस्त था। चारों ओर प्रसन्नता और आनंद दृष्टि गोचर होता था। वह अपने विचारों में इतना मग्न था कि जैसे प्रकृति के आंचल में रंगरेलियां मना रहा हो। सहसा वह चौंकड़ा। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी चारों ओर दृष्टि डाली, फिर एक उसास ली। सामने एक कागज पड़ा था। उस पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। रात्रि का अंधकार फैलता जा रहा था। वह वापस हुआ। राजमहल समीप ही था। उसे मिला हुआ एक वन था। अंगन शेखर बेकाबू हो गया और राजकुमारी की खोज में उसको बरबस उद्यान से के अंदर ले गई। चंद्रमा की किरणें जल स्रोत के लहरों से अटकेलियां कर रही थी। प्रत्येक दिशा में जूही और मालती की गंध प्रसारित हो रही थी। कवि आनंदप्रद दृश्य को देखने में तल्लीन हो गया। भय और शंका ने उसे आ दबाया। वह आगे कदम न उठा सका। समीप से एक घना हुआ वृक्ष था। उसकी छाया में खड़े होकर वह उद्यान के बाहर का आनंद प्राप्त करने लगा। इसी बीच में वायु का एक मधुर झोंका आया। उसने अपने शरीर में एक कंपन अनुभव किया। इसके बाद उद्यान से एक मधुर स्वर गूंजा, कोई गा रहा है। वह अपने आपे में ना था, कुछ खो सा गया। मालूम नहीं यह स्थिति में वह कितनी देर खड़ा रहा। जिस समय उसे होश आया तो देखा कि कोई पास खड़ा है। वह चौंक उठा। उसके सामने राजकुमारी माया खड़ी थी। अगन शेखर का सिर नीचे हो गया। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए ओंठों से पूछा, अगन शेखर, तुम यहाँ क्यों आए हो? कवि ने सिर उठाया, फिर कुछ लजाते हुए राजकुमारी की ओर देखा। फिर से मुख से कुछ कह न सका। राजकुमारी ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस बार कवि ने साहस से काम लिया। हाथ में जो पत्र था वह राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने कविता पढ़ी। उस कविता को अपने पास रखना चाहा, किंतु वह छूटकर हाथ से गिर गई। राजकुमारी तीर की भांति वहां से चली गई। अब कवि से सहन ना हो सका। वह ज्ञान शून्य होकर चिल्ला उठा, माया माया। परंतु अब माया कहाँ थी?
राज दरबार में एक युवक आया। दरबारी चिल्ला उठे, अरे यह तो वही सन्यासी है जो उस दिन राजमहल के सामने गा रहा था। राजा ने मालूम किया, यह युवक कौन है? युवक ने उत्तर दिया, महाशय मैं एक कवि हूँ। राजकुमारी उस युवक को देखकर चौंक उठी। राजकवि ने भी उस युवक पर दृष्टि डाली। मुख फक सा गया। पास ही वह एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा, वाह, यह तो वही भिक्षुक है। राजकवि बोल उठा, नहीं, इनका अपमान ना करो, यह एक कवि हैं। चारों सन्नाटा छा गया। महाराज ने उस युवक से कहा, कोई अपनी कविता सुनाओ। युवक आगे बढ़ा। उसने राजकुमारी को और राजकुमारी ने उसको देखा। स्वाभिमान अनुभव करते हुए उसने कदम आगे बढ़ाया। राजकवि ने भी यह एक स्थिति देखी तो उसके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। युवक ने अपनी कविता सुनानी आरंभ की। प्रत्येक चरण पर वाह वाह की ध्वनियाँ गूंजने लगी। किसी ने कविता आज तक ऐसी ना सुनी थी। युवक का मुख स्वाभिमान और प्रसन्नता से दमक उठा। वह मस्त हाथी की भांति झूमता हुआ आया और अपने स्थान पर जा बैठा। इसके एक बार फिर राजकुमारी की ओर देखा। इसके पश्चात राजकवि की ओर। महाराज ने राजकवि से कहा, तुम भी अपनी कविता सुनाओ। अग्निशेखर चेतना शून्य सा बैठा था। उसके मुख पर निराशा और असफलता प्रकट हो रही थी। महाराज फिर से बोले, अग्निशेखर, किस चिंता में निमग्न हो? क्या इस युवक कवि का तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है? यह अपमान कवि के लिए असहनीय था। उसकी आंखें रक्तिम हो गईं। वह अपने स्थान से उठा और आगे बढ़ा। उस समय उसके कदम डगमगा रहे थे। आगे पहुंचकर वह रुका। हृदय खोलकर उसने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चारों ओर शून्यता और ज्ञान शून्यता छा गई। श्रोता मूर्तिशा बनकर रह गए। राजकवि मौन हो गया। एक बार उसने चारों ओर दृष्टिपात किया। उस समय राजकुमारी का मुख पीला था। वह युवक का घमंड जो उस कवि बनकर आया था, उस युवक का घमंड टूट चुका था। धीरे धीरे सब दरबारी नींद से चौंके। चारों ओर से धन्य है की ध्वनि गूंज उठी। महाराज ने राज सिंहासन से उठकर कवि को अपने हृदय से लगा लिया। कवि की यह अंतिम विजय थी। महाराज ने निवेदन किया, आंगन मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगो वह आज मैं तुम्हें दूंगा। राजकवि कुछ देर तक सोचता रहा। इसके बाद उसने कहा, महाराज मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल राजकुमारी का इच्छुक हूँ। यह सुनते ही राजकुमारी को गश आ गया। कवि ने फिर कहा, महाराज आपके कथन अनुसार राजकुमारी मेरी हो चुकी है। अब जो कहूँ वह आपको मानना पड़ेगा। यह कहकर उसने युवक और कवि को अपने समीप बुलाया और कहा, मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य यह था कि राजकुमारी का प्रेम प्राप्त करूं। तुम नहीं जानते कि राजकुमारी के प्रसन्नता और सुख के लिए मैं अपने प्राण तक निछावर करने को तैयार हूँ। हाँ युवक, तुम इनमें से किसी बात से परिचित नहीं हो, किंतु थोड़ी देर के पश्चात तुमको ज्ञात हो जाएगा कि मैं ठीक कहता हूँ या नहीं। कवि की जुबान रुक गई। उसका स्वर भारी हो गया। सिलसिला जारी रखते हुए उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने क्या देखा? नहीं, और इसके ना जानना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। सोचता था जीवन का सुख से व्यतीत होगा, परंतु यह आशा भ्रमित सिद्ध हुई। जिससे मुझे प्रेम है वह अपना हृदय किसी और को कर चुकी है। जानते हो, अब राजकुमारी को मैं पाकर भी प्रसन्न न हो सकूंगा, क्योंकि राजकुमारी प्रसन्न न हो सकेगी। आओ युवक, आगे आओ। तुम्हें मुझसे घृणा हो तो बेशक हुआ करे। आओ, आज मैं तुम्हें अपनी संपूर्ण संपत्ति तुम्हें सौंपता हूँ। राजकवि मौन हो गया, किंतु उसका मौन क्षणिक था। सहसा उसने महाराज से कहा, महाराज एक विनती है, और यह कि मेरे स्थान पर इस युवक को राजकवि बनाया जाए। राजकवि के कदम लड़खड़ाने लगे। देखते देखते वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंतिम बार पथराई हुई दृष्टि से उसने राजकुमारी की ओर देखा। यह दृष्टि अर्थमयी थी। वह राजकुमारी से कह रहा था, मेरी प्रसन्नता यही है कि तुम प्रसन्न रहो। विदा। इसके पश्चात कवि ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसी बंद की कि फिर कभी न खुल सकी।